अच्छा देखिए, नेक्स्ट एमसीक्यू है हिजला से रिलेटेड। देखिए, जब भी आपके पास इस तरह के एमसीक्यूज हो जो हिजला से सॉल्व होते हो, तो उसमें आपने थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी होती है, इसलिए आपने इन एमसीक्यूज को थोड़ा सा एहतियात से देखना है। देखिए, हिजला में जो है आपसे इस तरह के एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं कि बहुत सारे स्टेप्स आपको गिवन होंगे और आपसे उसमें से एक स्टेप का हीट ऑफ फॉर्मेशन पूछेंगे या हीट ऑफ सब्लिमेशन पूछेंगे, मतलब किसी एक स्टेप की इंथैल्पी जो है वो आपसे पूछी जाएगी, तो इसके लिए अपने हिजला को अप्लाई करना है। तो हिजला जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें देखिए अगर आप केबीके के टेक्स्ट बुक में देखें तो 5 में से जो 4 न्यूमेरिकल्स है वो आपके पास हिजला से सॉल्व होते हैं। इसी तरह हर एक टेक्स्ट बुक में इसके न्यूमेरिकल्स मौजूद है। ये जो एमसीक्यू है ये पंजाब की टेक्स्ट बुक से उठाया हुआ है, तो आपने हिजला को सीखना है और इसके अप्लाई करने का मेथड जो है ये भी आपको आना चाहिए। तो देखिए, मैं इस न्यूमेरिकल के लिए हिजला को अप्लाई करता हूँ, इसको फिर आपने अपने लिए किसी भी न्यूमेरिकल के ऊपर आपने अप्लाई करना है। तो हिजला के लिए कुछ स्टेप्स है, देखें कैसे मैं इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास जो गिवन डेटा है वो है N2 प्लस 2O2 गिव्स अस 2NO2। फर्स्ट जो डेटा मेरे पास गिवन है वो ये है कि N2 प्लस 2O2 गिव्स अस 2NO2, और यहाँ पे जो डेल्टा H की वैल्यू है वो 92 किलो जूल है। लेकिन पहले मैं डेटा लिख लेता हूँ। जो दूसरा डेटा मुझे गिवन है वो ये है कि 2NO प्लस O2 गिव्स अस 2NO2, और यहाँ पे मुझे एंथैल्पी की वैल्यू गिवन है -158 किलो जूल। अच्छा, अब मुझसे रिक्वायर क्या है, वो मुझसे पूछ क्या रहा है, वो मुझसे पूछ रहा है कि मेरे पास N2 प्लस O2 जो बन रहा है ये मुझे मेरे पास बना रहा है 2NO। मुझे इसके लिए डेल्टा H की वैल्यू फाइंड करके दे दें। तो देखिए, जब भी आपके पास हिजला का क्वेश्चन हो तो आपने दो स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला स्टेप ये है कि आपने जो पूरा डेटा है वो लिखना है अपने पास, और दूसरा स्टेप ये है कि आपने रिक्वायर्ड चीज़ें पहचाननी है कि मुझसे पूछ क्या रहा है। अच्छा, वो मुझसे इस स्टेप की एंथैल्पी पूछ रहा है कि इस स्टेप की एंथैल्पी क्या होगी। तो देखिए, यहाँ पे जो मुझसे जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं उसको आपने ढूंढना है ऊपर वाले गिवन डेटा में। यहाँ पे NO का मुझसे एंथैल्पी पूछ रहा है, और यहाँ पे NO को अगर मैं देखता हूँ तो NO मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मिल रहा है। तो देखिए, NO मुझे यहाँ पे मिल तो गया, लेकिन यहाँ पे NO प्रोडक्ट साइड पे था और यहाँ पे जो NO है वो रिएक्टेंट साइड पे है। तो मैं ऐसा क्या करूँ कि जो NO है जो है ये मेरे पास प्रोडक्ट साइड पे आ जाए। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं जो सेकंड इक्वेशन है उसको मैं रिवर्स करता हूँ। देखें, सेकंड इक्वेशन को अगर मैं रिवर्स कर दूँ तो ये मेरे पास बन जाएगा 2NO2 गिव्स अस 2NO प्लस O2, और जो डेल्टा H की वैल्यू है ये भी रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, इसका आपने खुसूसी ख्याल करना है, ऐसा ना हो कि आप रिएक्शन को रिवर्स कर दे और एंथैल्पी की वैल्यू को रिवर्स ना करे। तो देखिए, डेल्टा H यहाँ पे नेगेटिव था, यहाँ पे मैंने पॉजिटिव कर दिया। देखिए, यहाँ तक मैं इसको रिवाइज करता हूँ कि मैंने क्या किया। सबसे पहले मैंने गिवन डेटा लिखा, फिर उसके बाद मैंने रिक्वायर्ड चीज़ें देखी कि मुझे कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड है। फिर उसके बाद मैंने देखा कि जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो मुझे इस डेटा में कहाँ पे मिल सकती है। तो मैंने देखा जो रिक्वायर्ड NO है वो मुझे यहाँ पे मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे रिएक्टेंट साइड पे था, इसलिए मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया प्रोडक्ट साइड पे, मतलब इस रिएक्शन को मैंने रिवर्स कर दिया। अब देखिए, इस रिएक्शन को मैंने रिवर्स कर दिया, मेरे पास ये वैल्यू बन गई। अब मैं इस इक्वेशन में से ऊपर वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करता हूँ। तो ऊपर वाले रिएक्शन को मैं लिख सकता हूँ N2 प्लस 2O2 गिव्स अस 2NO2, और यहाँ पे डेल्टा H की वैल्यू जो है वो मेरे पास है 92 किलो जूल। यहाँ पे मैंने रिवर्स नहीं किया, देखिए इसलिए जो वैल्यू है वो सेम रही। अब इसको मैं अगर सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो ये 2NO2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स में आपने सीखा है कि जो सेम स्पीशी हो ऑपोजिट साइड पे हो तो वो कैंसिल हो जाती है। क्योंकि ए जो है हमारे पास B बनाता है, B जो है हमारे पास C बनाता है, C जो है हमारे पास D बनाता है, तो हम डायरेक्टली लेते हैं कि A जो है हमारे पास D बनाता है, क्योंकि जो इंटरमीडिएट स्टेप्स होते हैं इनको हम वहाँ पे एलिमिनेट कर देते हैं। तो यहाँ पे भी आपने देखना है कि जो सेम स्पीशीज हो और अपोजिट साइड पे हो तो उसको आपने एलिमिनेट करना है, क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए 2O2 है, यहाँ पे एक O2 है, जो एक O2 है इसके एक O2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। नेट इक्वेशन मेरे पास यहाँ पे बन जाएगा N2 प्लस O2 गिव्स अस 2NO। तो देखिए, यही चीज़ मेरे पास रिक्वायर थी या नहीं, N2 प्लस O2 गिव्स अस 2NO, और यहाँ पे डेल्टा H की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन दोनों को मैं अगर प्लस कर दूँ तो ये मेरे पास बन जाएगा 8 2 10 0 1 9 6 5 5 और यहाँ पे 1 1 2।
तो 250 किलो जूल मेरे पास आंसर बन रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो मेरे पास ए है। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, मैं आपके सामने रिवाइज करता हूँ। सबसे पहले जब भी आपके पास हिजला का क्वेश्चन हो, आपने पूरे डेटा को लिखना है। फिर डेटा को लिखने के बाद आपने देखना है कि क्या चीज़ें आपके पास रिक्वायर्ड है। रिक्वायर्ड चीज़ें आपने देख ली, फिर रिक्वायर्ड चीज़ों में आपने ये देखना है कि रिक्वायर्ड चीज़ें आपके पास गिवन डेटा में कहाँ पे मौजूद है। मैंने देखा कि एनो मेरे पास रिक्वायर्ड था और जो मेरे पास एनो था वो यहाँ पे मौजूद था, लेकिन यहाँ पे एनो जो है रिएक्टेंट साइड पे था, इसलिए मैंने कन्वर्ट कर दिया इसको प्रोडक्ट साइड पे, क्योंकि मुझे रिक्वायर्ड डेटा में एनो प्रोडक्ट साइड पे चाहिए था। जब मैंने इसको NO2 के इक्वेशन को रिवर्स किया तो NO मेरे पास प्रोडक्ट पे बन गया। अब मैंने जो फर्स्ट रिएक्शन था उसको सब्सट्रैक्ट कर दिया इसमें से, तो मेरे पास ये इक्वेशन बन गया। देखिए मैंने ये सब क्यों किया, क्योंकि मुझे ये इक्वेशन रिक्वायर था। अब जब भी आपके पास हिजला का क्वेश्चन गिवन हो तो आपने करना ये है कि जो रिक्वायर्ड डेटा है उसको आपने किसी ना किसी तरीके से इस डेटा में से पूरा करना है, कि गिवन डेटा में से आपने रिक्वायर्ड डेटा को पूरा करना है। जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है ये आपने इन इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करके, सबट्रैक्ट करके, प्लस माइनस करके, या आपने डबल करके, हाफ करके, कुछ भी करके इन इक्वेशंस को आपने इस तरीके से चेंज करना है, इस तरीके से आपने इनको मैनिपुलेट करना है कि आपके पास जो रिक्वायर्ड डेटा है वो उसकी फॉर्मेलिटी पूरी हो जाए, वो इक्वेशन आपके पास पूरा हो जाए। जब ये पूरा हो जाएगा तो आपके पास हिजला का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए मैं कोशिश करूंगा कि जो न्यूमेरिकल्स है ये मैं रिकॉर्ड करके आपको दे दूं, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चांसेस है नम्स में भी और नेशनल एमटीकेट में भी कि इसमें से एमसीक्यूज आपके पास आए। ये जो न्यूमेरिकल है ये आपके पास पंजाब की टेक्स्ट बुक में गिवन था, लेकिन जो केबीके की टेक्स्ट बुक में जो न्यूमेरिकल्स है वो भी इसी इक्वेशन से, इसी तरीके से वो सारे भी सॉल्व होते हैं। तो देखिए अगर आप कोई तरीके याद नहीं हो रहे तो आप एक दफ़ा प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस के बाद अपने जहन में रखें कि जो NO2 वाला इक्वेशन था उसमें हमने सेकंड स्टेप को रिवर्स किया था और फिर उसको सब्ट्रैक्ट किया था। तो ये चीज़ें आपने अपने जहन में रखनी है। अच्छा नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है ये भी हिजला से रिलेटेड है। देखिए हिजला के न्यूमेरिकल से आपने भागना नहीं है, इसको आपने हर हाल में करना है, क्योंकि आपके पास बुक्स में भी इसके काफ़ी एग्जांपल्स हैं, काफ़ी न्यूमेरिकल्स है, और दूसरा ये है कि आपके बुक्स में इसके सॉल्व न्यूमेरिकल्स है। जो एग्जांपल्स है बुक्स में आपके, वो उसमें हिजला को अप्लाई करके काफ़ी न्यूमेरिकल्स जो है उनको सॉल्व किया गया है। तो इसलिए आपने इसको लाजमी सीखना है, ठीक है। अब जो बुक में आपके पास गिवन है वो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 मीथेन है, लेकिन यहाँ पे हम इसको एक स्टेप थोड़ा सा फर्दर प्रोसीड करेंगे और इथाइल अल्कोहल की फाइंड करेंगे, ठीक है। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि कैलकुलेट हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल इफ हीट ऑफ कंबशन ऑफ इथाइल अल्कोहल इज दिस, heat of formation of carbon dioxide is this, and heat of formation of water is this। देखिए बुक में जो है CH4 के लिए इसको कैलकुलेट किया गया है। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे इथाइल अल्कोहल के लिए। तो हिजला के लिए मैंने क्या बताया था कि सबसे पहला स्टेप जो है वो आपने उस डेटा को देखना है जो आपको गिवन है। देखिए डेटा आपके पास दो फॉर्म में गिवन हो सकता है, जिस तरह यहाँ पे गिवन है कि हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल, आप फाइंड करें हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल जो है C2H5OH, इसको आप फाइंड करें, ये क्या होगी आपके पास। अगर जो हीट ऑफ कंबशन ऑफ इथाइल अल्कोहल की, जो हीट ऑफ कंबशन ऑफ इथाइल अल्कोहल है C2H5OH की, जो हीट ऑफ कंबशन है ये आपके पास है -1367 किलो जूल, ठीक है। और जो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये आपके पास गिवन है -393 किलो जूल, ठीक है। अच्छा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर जो है, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O जो है ये आपके पास गिवन है -285 किलो जूल। तो देखिए यहाँ पे एक बात मैं आपको और बता दूं, ये डेटा आपको इस फॉर्म में भी गिवन हो सकता है, और ये डेटा जो है आपको इस फॉर्म में भी गिवन हो सकता है कि C+O2 गिव्स अस CO2, इस तरह भी गिवन हो सकता है। और डेल्टा H जो है ये आपके पास -393, तो ये इस तरह भी आपके पास गिवन हो सकता है रिएक्शन की फॉर्म में, और ये आपके पास थ्योरी की फॉर्म में भी गिवन हो सकता है। तो आपने देखे अगर इक्वेशन की फॉर्म में गिवन हो तब भी कोई बात नहीं है, आपने अपने पास इक्वेशन लिख लेने हैं, लेकिन अगर आपके पास थ्योरी की फॉर्म में गिवन हो तो आपने अपने पास थ्योरी लिख लेनी है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन ऐसा ना हो कि वहाँ पे आपको जो है इक्वेशन गिवन हो और आप फिर भूल जाए कि इसमें मैंने क्या करना है। तो देखिए ये मेरे पास थ्योरी की फॉर्म में गिवन था, रिएक्शन की फॉर्म में भी आपके पास गिवन हो सकता है। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल को
फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले मुझे एक चीज़ का इल्म है कि जो हीट ऑफ कंबशन है उसको मैं कैसे निकाल सकता हूँ। तो जो इथाइल अल्कोहल होता है ये आपके पास कंबस्ट करता है C2H5OH और इसके साथ मिलता है 7/2O2 गिव्स अस जो कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास जो इसका जो करेक्ट इक्वेशन है वो है 2CO2 प्लस 3H2O। अब देखिए इस इक्वेशन को अगर आपके पास इक्वेशन गिवन ना हो इसको आप फिर कैसे लिखेंगे, तो इसको मैं न्यूमेरिकल के बाद आपको समझाता हूँ कि अगर आपके पास ऑर्गेनिक इक्वेशन जो है उसकी थ्योरी लिखी हो उससे आप वो इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं। तो मैं उसको भी आपको समझा देता हूँ। और यहाँ पे मुझे हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इस इक्वेशन के मेरे पास गिवन है, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन सॉरी नहीं हीट ऑफ कंबशन जो है मेरे पास गिवन है -1367 किलो जूल। अब देखिए इसको मैंने अप्लाई करके अपने हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H5OH को फाइंड करना है। तो मुझे मालूम है कि एंथैल्पी ऑफ एनी रिएक्शन, एनी कंबशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या एंथैल्पी कोई भी हो, लेकिन मुझे मालूम है कि जो रिएक्शन की एंथैल्पी होती है वो मेरे पास टोटल एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, तो टोटल एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स के बराबर है। देखिए टोटल एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू टोटल एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। ये आपको मालूम है या नहीं? और यहाँ पे जो रिएक्शन की एंथैल्पी मेरे पास गिवन थी वो हीट ऑफ कंबशन थी। तो यहाँ पे मेरे पास हीट ऑफ कंबशन की वैल्यू गिवन है -1367 इज इक्वल टू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट में जितनी चीजें बन रही है उन सारी चीजों की हीट ऑफ फॉर्मेशन को आपने ऐड करना है। तो देखिए हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट में सबसे पहले मेरे पास बन रहा है 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है मेरे पास है -393। ठीक है, अब प्रोडक्ट में मेरे पास जो दूसरी स्पीशी है वो वाटर है और यहाँ पे वाटर के मेरे पास बन रहे हैं 3 मोल। तो 3 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा और 1 मोल के लिए जो वाटर की हीट ऑफ फॉर्मेशन है वो -285 है। ठीक है, ये आपने क्या लिख लिया अभी तक आपने सिर्फ और सिर्फ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट लिख लिया। अब इसमें से आपने माइनस करना है टोटल एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स को। तो यहाँ पे देखिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स जो है वो आपके पास कितनी है। एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स में आपने हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H5OH लिखनी है, आपको मालूम है कि वो आपने फाइंड करनी है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H5OH और इसके साथ आपने प्लस करना है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2। तो आपको मालूम है कि यहाँ पे O2 अपने स्टैंडर्ड स्टेट में है और जब भी एलिमेंट अपने स्टैंडर्ड स्टेट में हो तो उसके लिए नेट एंथैल्पी जो होती है वो 0 होती है। तो O2 ये अपने स्टैंडर्ड स्टेट में है, तो यहाँ पे इस वजह से इसके लिए जो नेट एंथैल्पी होगी वो 0 होगी। तो O2 के लिए मैंने यहाँ पे 0 लिख लिया। ठीक है, अब देखिए इसको मैं सॉल्व करता हूँ। नेक्स्ट यहां से देखें -1367 इज इक्वल टू, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 393 मल्टीप्लाई बाय 2, लेकिन ये -7 में है। ठीक है, 3 2 जार 6, 9 2 जार 18, 8 एंड 1, 3 2 जार 6 और 1 7, -786 ठीक है। स्टेप बाय स्टेप इसको करें और इसमें जो है आपने जल्दी नहीं करनी क्योंकि इसमें फिर आप गलत कर लेंगे। अब इसको -285 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 से, तो ये मेरे पास बनेगा 5 3 जार 15, 5 1 8 2 8 3 जार 24 एंड 1 5 एंड 2 3 2 जार 6 और 8 -855 और इसमें आपने माइनस करनी है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H5OH। देखिए यहाँ से -1367 इज इक्वल टू, अब देखिए ये माइनस माइनस तो माइनस लगा के दोनों को प्लस कर दे। यहाँ पे देखिए खैर आप स्टेप बाय स्टेप जो है रफ वर्क में इसको कर लिया करें, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो दोनों को मैंने प्लस करना है, तो 5 और 6, 5 5 10 1 11 1 और ये 9
9 एंड 5 14, 4 1 देखिए 8 और 8 16, 1641, तो यहाँ पे 1641 माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H5OH। अब यहाँ से देखिए हीट ऑफ फॉर्मेशन को मैं अगर इस साइड पे ले आऊँ तो ये हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H5OH इज इक्वल टू -1641 प्लस 1367। तो देखिए इसको मैंने फिर माइनस करना होगा, तो -1641 1641 इसमें से माइनस करना है मैंने 1367, तो देखिए 17 11 7 4, यहाँ से 3 13 13 एंड 6 4 7, तो यहाँ से देखिए 5 5 3 2 1 1 0 274 -274 किलो जूल मेरे पास आंसर आ जाएगा। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल C2H5OH। देखिए इसमें करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं कि कौन सा है। -274 किलो जूल मेरे पास कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। देखिए -274 किलो -247 किलो जूल, तो ये भी मतलब नियरेस्ट है। -274 आपके पास आंसर बन रहा है, तो नियरेस्ट आपके पास -247 है। अब देखिए मैं इसको रिवाइज करता हूँ कि जब भी आपके पास हेज़ लॉ के क्वेश्चन गिवन हो तो आपने उनको कैसे सॉल्व करना है। प्रीवियस हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया जिसमें हमने हेज़ लॉ को अप्लाई करके वहाँ पे मैंने हीट ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एक स्टेप की जो एंथैल्पी थी वो हमने फाइंड की थी। अब इसमें हम क्या करते हैं कि जो एक स्टेप है उसकी एंथैल्पी को फाइंड करेंगे। मेरे पास जो गिवन डेटा था, देखिए गिवन डेटा दो फॉर्म में हो सकता है, या तो आपके पास रिएक्शन लिखे हो सकते हैं या आपके पास थ्योरेटिकल फॉर्म में डेटा गिवन हो सकता है। तो यहाँ पे मेरे पास जो रिएक्शंस है उनका जो डेटा है वो थ्योरेटिकल फॉर्म में था, मैंने थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखा। हेज़ लॉ के लिए फर्स्ट स्टेप आपने क्या करना है कि आपने गिवन डेटा को पुट करना है। जो गिवन डेटा था हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल, उसको मैंने फाइंड करना था। हीट ऑफ कंबशन ऑफ इथाइल अल्कोहल जो है वो मेरे पास गिवन था -1367। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो था -393 गिवन था, एंड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर -285 किलो जूल मेरे पास गिवन था। अब जो है मैंने सबसे पहले इसका कंबशन रिएक्शन लिख लिया, तो इसका कंबशन रिएक्शन मेरे पास है C2H5OH + 7/2O2 gives us 2 कार्बन डाइऑक्साइड + 3 मोल्स ऑफ वाटर, और हीट ऑफ कंबशन गिवन था मेरे पास -1367। अब मुझे मालूम है कि जो टोटल एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होती है वो टोटल एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स के बराबर होती है। अब यहाँ पे जो टोटल एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मेरे पास गिवन थी वो टोटल एंथैल्पी ऑफ कंबशन थी, तो टोटल एंथैल्पी ऑफ कंबशन इज इक्वल टू टोटल एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में मेरे पास कौन कौन सी चीजें थी। प्रोडक्ट में मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मोल थे और वाटर के 3 मोल थे, तो इनकी तमाम मतलब इस पूरे प्रोडक्ट की एनर्जी को मैंने प्लस कर दिया। तो देखें 2 × 3 -393 + 3 मोल्स ऑफ वाटर की जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है ये मेरे पास टोटल आ गई एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। इसमें से मैंने माइनस कर दिया टोटल एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स को, तो रिएक्टेंट्स में मेरे पास टोटल एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल था, और दूसरी चीज जो मेरे पास एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन था। तो ऑक्सीजन की तुलना यहाँ पे गिवन थी, और हमें मालूम है कि ऑक्सीजन जो है यहाँ पे O2 स्टैंडर्ड स्टेट में है, तो इसलिए इसकी एंथैल्पी जो है यहाँ पे 0 होगी। तो मुझे मालूम क्या करना था, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल। तो रिएक्शन इस इक्वेशन को सॉल्व करके मैंने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H5